नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हम बीपीओ के पंचायती राज का जो सिलेबस है 65 नंबर का और 65 क्वेश्चन ही आते हैं, उसका हम सिलेबस मतलब वो कर रहे हैं, मतलब उसका क्लास चला रहे हैं हम। इसकी पहली क्लास हो चुकी है जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अ, उसके अगले मतलब कि हम पंचायती राज व्यवस्था का स्वशासन का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हम प्राचीन इतिहास तक पढ़ चुके थे कि प्राचीन इतिहास में स्वशासन कहाँ कहाँ क्या क्या था वो कर चुके हैं। आज हम मध्यकालीन से शुरू करने वाले हैं और मध्यकालीन से शुरू करते हुए हम अंग्रेजों से आज़ादी के पूर्व का और आज़ादी के बाद का भी जो समितियां हैं, जैसे बलवंत राव मेहता समिति हुई या अशोक मेहता समिति हुई या सादिक अली समिति हुई, संथानम समिति हुई या पी के मतलब जो तमाम तरीके की जो पंचायती राज संबंधित समितियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अगर आज ये मतलब कि पूरा अगर हो सकता है कि आज भी ये पूरा हो जाए ये पूरा टॉपिक, लेकिन अगर आज नहीं पूरा होता तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हो जाएगा। देखते हैं, आज पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आज पूरा हो जाए। अब सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं इसको हम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है तो आपको पीडीएफ के लिए हमारा पेड ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा, जो कि टेलीग्राम आईडी आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको प्राइस बता दिया जाएगा और उससे आप हमारे टेलीग्राम के प्राइवेट पीडीएफ ग्रुप को, जो टेलीग्राम का बीपीओ के लिए स्पेशल ग्रुप है, उसके लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, उसमें स्थानीय स्वशासन का जो भी 65 नंबर का सिलेबस है उसके सारे नोट्स मिलेंगे, वो भी हैंड रिटन में। उसके साथ साथ हम जब ये वाला पूरा करा लेंगे, जब स्थानीय स्वशासन का या पंचायती राज का पूरा सिलेबस हम करा लेंगे 65 नंबर का, तो आपको पता होगा कि बीपीओ के अंदर 15 नंबर का कंप्यूटर भी आता है और 20 नंबर का यूपीजी के भी आता है। हम वहाँ पे आपको जब ये पूरे सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम वहाँ पे आपको यूपीजी का भी नोट्स देंगे, वो भी हैंड रिटन। उसके साथ साथ हम कंप्यूटर का भी नोट्स देंगे और हम आपको मिनिमम वहाँ पे 10 मॉक टेस्ट भी बीपीओ के देंगे पेपर से पहले। हम कोशिश करेंगे कि 20 मॉक टेस्ट दिए जाएं, लेकिन 10% तो मिनिमम दिए ही जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम प्राचीन इतिहास तक पढ़ चुके थे, प्राचीन इतिहास में स्थानीय सुशासन पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल में स्थानीय सुशासन। तो देखिए, मध्यकाल में स्थानीय सुशासन के तहत हम देखेंगे। अब देखिए, मध्यकाल में दो एरा थी, एक तो दिल्ली सल्तनत है और एक मुगल कालीन है। तो अभी देखते हैं पहले दिल्ली सल्तनत में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों द्वारा साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। देखिए, जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, वो प्रांतों को कई राज्यों मतलब कि कई भागों में बांटे हुए थे साम्राज्य को। उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था विलायत। ठीक है, विलायत उसको कही जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, विलायत उसको कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सबसे देखिए, अब सल्तनत काल में प्रशासन की छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी प्रशासन की? आपकी ग्राम थी। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी सल्तनत काल में। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखेंगे। अब देखिए, ग्रामों में प्रशासन को देखने के लिए अनेक पद बनाए गए थे। अब देखिए, सल्तनत काल में जैसे ग्राम स्तर पे जो प्रशासन देखते थे, उनके लिए अलग अलग पदों का गठन किया गया था, जो भिन्न भिन्न प्रकार के काम को देखते थे। जैसे देखिए, पहला पद है चौधरी का। देखिए, चौधरी क्या करते थे? देखिए, चौधरी का काम था विवादों का निपटारा करना। जैसे आपस में कोई किसी का विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करता था? चौधरी करते थे। अब राजस्व वसूलने हेतु, राजस्व वसूलने हेतु मतलब जैसे कोई भी कर लगाया, मतलब सुल्तान ने कोई कर लगाया तो उसको वसूलने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? पटवारी की होती थी। अब तीसरा है प्रशासन व्यवस्था हेतु। प्रशासन व्यवस्था हेतु मतलब कि एक तरह से विवादों का निपटारा, मतलब कि न्याय का काम करता था प्रशासन व्यवस्था हेतु, कि कौन सा क्या बनेगा, मतलब क्या निर्माण कहाँ पे होगा और कौन सी सड़कें कैसे बननी है। प्रशासन व्यवस्था ऊपर से कि व्यवस्था क्या क्या रहनी है, उसका जिम्मा प्रशासन व्यवस्था हेतु जो अधिकारी था उसका नाम क्या था? मुकद्दम था। ठीक है, तो आपको चौधरी का क्या था? विवादों का निपटारा करने के लिए, पटवारी राजस्व वसूलने के लिए और मुकद्दम प्रशासन व्यवस्था के लिए था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देखिए, ये ग्राम प्रशासन की मतलब स्थानीय सुशासन में सल्तनत काल में ये चीजें थी जो आपको अभी ऊपर बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मुगल काल में चलते हैं। मुगल काल में स्थानीय सुशासन। ठीक है, तो अब मुगल काल के अंतर्गत देखेंगे। देखिए, मुगल काल के अंतर्गत अब स्थानीय सुशासन में देखेंगे तो देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या थी मुगल काल में भी? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी मुगल काल में भी? ग्राम थी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई मुगल काल में भी आपकी ग्राम थी। ठीक है, अब देखिए, ग्राम तो थी और ग्राम का जो हेड होता था, जो कि उसका मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको चौकीदार कहा जाता था। अब देखिए, ग्राम के नीचे मतलब ग्राम से थोड़ा बड़ा परगना होता था, परगना या तहसील। उसका मुखिया क्या होता था? आमिल या सिकदार। और उससे ऊपर होता था सरकार जो वर्तमान में जिला है उसको सरकार बोला जाता है। ठीक है, उसमें होता था फौजदार और ऊपर होता था सूबा मतलब सूबा में सूबेदार। तो देखिए,
अब देखिए ये चरण है, देखिए ग्राम के ऊपर होता था परगना, परगना के ऊपर सरकार और सरकार के ऊपर सूबा। अब इसके अधिकारी देखिए ग्राम स्तर पे चौकीदार, परगना स्तर पे आमिल लसीकदार, सरकार या जिला स्तर पे फौजदार और सूबा स्तर पे सूबेदार होता था। अब देखिए इन सभी अधिकारियों का, सभी प्रकार के अधिकारियों का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, तो सभी प्रकार के अधिकारियों का जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था नाजिम ए सूता। नाजिम ए सूता नाम था जो सारे अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करता था, आपस में जिनको देखता था, संभालता था। जैसे देखिए ये जितने भी चारों प्रकार के अधिकारी हैं, इनको ऊपर का अधिकारी कौन था, नहीं, ग्राम स्तर पे जो भी अधिकारी थे उनके सबका पूरा हेड होता था नाजिम ए सूता, जिसको कहा जाता था। ठीक है, तो ये मुगल काल में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुगल काल में हो गया और सल्तनत काल में भी हो गया, और प्राचीन काल में आप तो बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अब आगे किस काल में देखेंगे। देखिए अब हम आगे देखेंगे अब हम आगे देखेंगे अब देखिए स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय सुशासन। ठीक है, देखिए अब स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय सुशासन देखेंगे तो आधुनिक काल में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता ही होगा कि जो ग्राम पंचायतें थी मध्यकालीन काल तक तो थी, देखिए जब आधुनिक काल आता है उसमें ग्राम पंचायतों का अस्तित्व एकदम अंग्रेज समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि देखिए अगर स्थानीय सुशासन मजबूत रहेगा तो उनका प्रशासन नहीं चल पाएगा। अगर प्रधान या जो भी ग्राम का मुखिया होता था वो अगर मजबूत रहेगा तो ग्रामों से कैसे वसूली कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्थानीय सुशासन को उतना तवज्जो नहीं दिया अंग्रेजों ने। तो वही लाइन लिखी हुई है, आपसे पूछ सकता है कि आपको एक दे सकता है, मतलब स्टेटमेंट में दे देगा कि आधुनिक काल में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व था, तो आपको उस ऑप्शन को उस स्टेटमेंट को गलत करना होगा। मतलब कि अस्तित्व समाप्त हुआ, मतलब कि आधुनिक इतिहास में स्थानीय सुशासन समाप्ति कगार पे था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब वारेन हेस्टिंग आता है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाने का प्रयास किया। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, प्रयास किया, थोड़ा बहुत प्रयास किया, मतलब कि विकेंद्रीकरण किया जाए शासन का। उसने सोचा कि थोड़ा शासन का मतलब कि विकेंद्रीकरण किया जाए, सत्ता का वितरण किया जाए, जिससे कि वो सरकार चलाने में उसको आसानी हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आता है महाभियोग प्रस्ताव, जो कि 1786 में आता है। महाभियोग प्रस्ताव 1786 में आता है। ये किस लिए आता है, तो आपसे पूछ सकता है ना कि महाभियोग प्रस्ताव किसके लिए आता है। तो देखिए ग्राम में मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था लाने के लिए। तो पूछ सकता है कि महाभियोग प्रस्ताव जो कि 1786 में आता है वो किस लिए आया था, तो ग्राम में मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था लाने के प्रयास के लिए लाया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यह प्रस्ताव एमंड वर्ग द्वारा, अब पूछ सकते हैं कि ना कि महाभियोग प्रस्ताव किसके लाया गया था, तो महाभियोग प्रस्ताव एमंड वर्ग के द्वारा लाया गया था, एमंड वर्ग के द्वारा लाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेयो का काल आता है। मेयो का काल आपको पता है कि 1872 के करीब का काल है। ठीक है, तो मेयो के काल में प्रशासन व्यवस्था को चलाने हेतु तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाया गया। ठीक है, अब देखिए मेयो के काल में देखिए हेस्टिंग ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन मेयो ने विकेंद्रीकरण किया है। 1870 में शहरी नगर पालिका में निर्वाचन प्रतिनिधि की शुरुआत हुई। अब देखिए मेयो ने क्या किया, 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचन प्रतिनिधि की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये मेयो के काल में हुआ था। अब उससे आगे बढ़ेंगे आप, तो बंगाल चौकीदारी एक्ट आएगा। बंगाल चौकीदारी एक्ट 1870, जिसमें मनोनीत सदस्यों द्वारा पंचायत स्थापना का सुझाव दिया गया। तो देखिए बंगाल चौकीदारी जो एक्ट था उसके तहत क्या किया गया कि मनोनीत कुछ सदस्य ग्राम स्तर पर मनोनीत कर दिया जाए, जिससे पंचायत की स्थापना कर दी जाए और उसे सरकार चलाई जाए। मतलब पंचायत मनोनीत सदस्यों द्वारा पंचायत स्थापना का सुझाव दिया जाएगा और उन्हीं से कार्य कराया जाएगा। ठीक है, कुछ सदस्य अंग्रेज मनोनीत कर देंगे और उसी के द्वारा गांव का प्रशासन वो चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए रिपन का कार्यकाल आता है। रिपन आता है, लॉर्ड रिपन आता है, जिसका कार्यकाल 1882-80 के आसपास है। लिटन के बाद रिपन आता है। ठीक है, तो स्थानीय सुशासन के गठन का प्रस्ताव पारित करता है। देखिए रिपन क्या करता है, रिपन 1882 में स्थानीय सुशासन के गठन का प्रस्ताव को पारित कर देता है। मतलब कि वो लोग तो अभी प्रयास कर रहे थे और इसने प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करता है, स्थानीय सुशासन। अब इसको क्या कहा जाता था, जो ये प्रस्ताव पारित किया रिपन, इसको बोला जाता है स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा। अब पूछ सकता है ना कि स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो रिपन के काल में 1882 में जो पारित एक्ट था, प्रस्ताव पारित किया था, उसको स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा। अब पूछ सकता है कि स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा जो कि 1882 में प्रस्ताव लाया वो किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था, तो आप रिपन बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अब रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता भी कहा जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कई पेपरों में आ चुका है कि स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा जाता है,
तो स्थानीय सुशासन का पिता रिपन को कहा जाता है। ठीक है, अब इस समय जो मतलब ये जो स्थानीय सुशासन लाया था रिपन, इसमें मतलब कि क्या क्या मतलब कि क्रम क्या था, जैसे कि इस समय है ना कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है, उस समय क्या क्रम था? तो देखिए उस समय क्रम था उपखंड तालुका बोर्ड होता था और उसके ऊपर क्या होता था? जिला बोर्ड होता था और उसके ऊपर शासन तो अंग्रेजी शासन थी। तो ये 2 चरण होते थे उस समय रिपन के समय। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अब राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग कब आया? देखिए अब स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए एक राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग भी आया, जो कि कब आया? आपका आया 1907 में। और किसके? हाब हाउस द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? हाब हाउस द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? हाब हाउस। अब पूछ सकता है ना कि राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग किस सन में लाया गया, तो आपको बताना होगा 1907 में लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया? हाब हाउस के द्वारा लाया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? आप देख लीजिए, उद्देश्य देख सकते हैं आप, तो उद्देश्य था भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना। अब देखते हैं, अब संविधान बन जाता। देखिए अब आजादी के करीब हम जा रहे हैं, आजादी का पूर्व का जो भी इतिहास था हमने उसको बता दिया। अब संविधान सभा बनती है, संविधान सभा में आचार्य श्री मन्ना नारायण जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव दिया। ठीक है, देखिए संविधान सभा 389 का था, उसमें आचार्य श्री मन्ना नारायण भी थे, जो कि एक प्रस्ताव देते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दिया जाए, और एक प्रस्ताव देते हैं संविधान सभा में बहस करने के लिए। ठीक है, इसी के तहत सामुदायिक, अब देखिए जो ये प्रस्ताव दिए थे, इसी के तहत सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। इसी के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लागू किया गया, जो ये प्रस्ताव उन्होंने दिया था संविधान सभा के अंदर। ठीक है, तो संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, प्रथम 5 ईयर प्लान में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? अब देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो आपको बता दिए कि अब देखिए ये जो प्रस्ताव श्री मन्ना नारायण ने दिया था, उसके तहत जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम अगर शुरू किया तो इसका कुछ उद्देश्य तो होगा ही। अब उद्देश्य के तहत क्या है इसका? अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो अब देखेंगे ग्रामों के सभी सामाजिक गतिविधियों का विकास करना, कि ग्राम में पानी का तालाब कहीं खोदवाना है या सड़क कोई बनवाना है, नालियां बनवानी है, इसके तहत ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। तो वही लिखा हुआ कि इसका उद्देश्य क्या था? ग्राम में सभी सामाजिक गतिविधियों का विकास करना इसका उद्देश्य था। और इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने की, आप देखिए पूछ सकता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आया, उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो लागू करने की जिम्मेदारी इसकी थी, जिला प्रशासन की थी। लेकिन जिला प्रशासन इसको अच्छे से लागू नहीं कर पाया, इसीलिए ये जो कार्यक्रम हुआ विफल हो गया। ठीक है, अब जब विफल हो गया तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार लाती है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। 1953 राष्ट्रीय, आप पूछ सकता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब लाई गई? तो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा का संबंध किससे है? तो ये भी स्थानीय सुशासन से संबंधित ही है। स्थानीय तौर पे गाँव का विकास कैसे किया जाए उससे संबंधित है, जो कि 1953 में लाई गई, लेकिन ये भी विफल रहा। अब इसके बाद ये जब दोनों योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा, दोनों विफल हो जाती हैं, तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार बलवंत राय मेहता कमेटी बनाती है। ठीक है, अब देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन करती है सरकार, अब कि स्थानीय सुशासन को कैसे लागू किया जाए, और इसमें मतलब कि ये जो दोनों सेवाएं थी, जो दोनों योजनाएं थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो चाहे राष्ट्रीय प्रसार सेवा हो, ये असफल हो गई थी। तो उसकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, और ऊपर से कि सामुदायिक विकास, ये गांव का विकास कैसे किया जाए या उसका डेवलपमेंट किया जाए कैसे, और स्थानीय सुशासन की स्थापना कैसे की जाए, उसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की गठन किया गया। अब देखते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। अब देखिए आजादी के बाद का इतिहास शुरू हो गया यहाँ से। देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी से आपका आजादी के बाद, ये तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो कमेटियां बनेंगी, ये कमेटियां ही आधार बनती हैं 73वें संविधान संशोधन का और 1992 का, जिससे पंचायती राज व्यवस्था का जन्म होता है, जो संविधान के अंदर 11वीं सूची में मतलब सूचीबद्ध है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो आप देखते हैं पहली कमेटी है जो पंचायती राज संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा की असफलता के जांच के लिए गठित की गई। हाँ, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए आपको यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ, अभी हम बता चुके हैं। अब इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1956 में। इसकी रिपोर्ट कब आई? तो 1957 में आई। इसमें सदस्य कितने थे? तो 13 सदस्य थे, एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही है कि बलवंत राय मेहता थे, और इसमें 12 अन्य सदस्य भी थे, मतलब कुल टोटल 13 सदस्य थे। तो पूछ सकता है ना कि बलवंत राय मेहता समिति में कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब इस समिति ने क्या सिफारिश की, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के को लागू करने की सिफारिश थी। अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो हम इसको बहुत डीप से पढ़ेंगे क्योंकि हमको देखिए ग्राम आधुनिक स्वरूप भी पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अंदर जो दूसरा वाला टॉपिक है, जब संवैधानिक उपबंध को खत्म कर लेंगे, पहले टॉपिक खत्म कर देंगे, दूसरा आएगा वर्तमान स्वरूप, जिसमें हम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत बहुत डीप लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आप देखे होंगे कि सबसे नीचे होता है ग्राम, तो ग्राम में क्या होती है, ग्राम पंचायत, ठीक है, प्रधान होते हैं। उसके ऊपर होता है ब्लॉक या क्षेत्र, या तो उसमें होता है मतलब पंचायत समिति होती है या क्षेत्र पंचायत होती है, और उसके ऊपर होता है जिला पंचायत, ठीक है। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसी को बोला था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, सिफारिश की, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सुझाव दिया, सर्वप्रथम प्रयोग के आधार पर इसको लागू किया गया। तो जो ये सुझाव दिया 1957 में, इसको सर्वप्रथम प्रयोग के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया, 1958 में आंध्र प्रदेश में। मतलब अभी ये प्रयोगात्मक तौर पर लागू किया गया है, इसको लागू नहीं किया गया, एज ए ट्रायल या एज ए पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहाँ पे लागू किया गया, 1958 में आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसको जब पायलट प्रोजेक्ट, इसका मतलब कि टेस्ट कर लिया गया कि हाँ ये सफल है, तब इसको लागू कहाँ गया, पूर्णतः लागू कहाँ किया गया। देखिए पूर्णतः सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1964 को राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी नामक गांव में सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से लागू किया गया। ऐसी शुरुआत किसने की, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, उस समय के प्रधानमंत्री, ठीक है, नेहरू द्वारा की गई, ठीक है, नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1960 को और नागौर जिले के बगदरी नामक गांव में, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जब ये राजस्थान में लागू, अब देखिए जब ये मतलब कि इन्होंने रिपोर्ट दे दिया और लागू भी हो गई राजस्थान में, तो राजस्थान के बाद कहाँ लागू हुई, देख सकते हैं राजस्थान पहला राज्य बना 2 अक्टूबर 1964 को। ट्रायल में आपको याद रखना है कि 1964 में ट्रायल में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, लेकिन अगर मेन तौर पर लागू होना था तो राजस्थान में हुआ। दूसरा राज्य आपका बना 11 अक्टूबर 1964 को, कौन सा लागू करने वाला राज्य बना, आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पे 1960 में आपका असम बना। 1960 तक मैक्सिमम राज्यों ने इसको लागू कर लिया, ठीक है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ना होने वाले राज्य, अब देखिए आपका अपना उत्तर प्रदेश 1961 में, यूपी जो था, यूपी जो है अपना, देखिए अपना, अब देखिए सब लोगों ने लागू कर लिया, तो यूपी ने कब किया, तो आपको जानना होगा, तो आपने यूपी ने 1961 में लागू किया, ठीक है, 1961 में लागू किया। अब देखिए कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं, तो किसमें नहीं, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ना होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है, देखिए मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है। इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वायत्त शासित जिले कुछ हैं, मतलब ये स्वायत्त शासित जनजातीय क्षेत्र है ना, इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो कहाँ कहाँ नहीं है आपको याद रखना है। पूछ सकता है ना कि ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो ये मेघालय, मिजोरम और नागालैंड आपको याद रखना है, 3 जिले हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दे लेते हैं जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना दी थी, उसमें क्या दी थी, तो अभी हमको बताया ना कि इसमें देखिए सबसे उच्च स्तर क्या था, उच्च स्तर मतलब जिला स्तर था, जिसपे क्या होता है, जिला पंचायत होती है। उसके बाद मध्यवर्ती स्तर होता है या ब्लॉक या प्रखंड स्तर पे होता है, इस पे क्या होती है, पंचायत समितियां होती हैं। और उसके नीचे होता है निम्नवर्ती स्तर, यहाँ पे ग्राम पंचायत होता है, यहाँ पे क्या होती है, ग्राम पंचायती होती है। यही 3 स्तर हैं। अब इनके इस कार्य के लिए बलवंत राय मेहता को स्थानीय पंचायतों का शिल्पकार, अब देखिए ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता लाए थे, तो इसलिए इनको कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मतलब कि स्थानीय पंचायतों का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो स्थानीय पंचायतों का शिल्पकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्थानीय सुशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताया गया कि रिपन को कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब कुछ और देख लेते हैं हम। अब इसमें और आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम, अब देखिए और कुछ पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के सभी राज्यों में इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संसद द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नियम 1961 लाया गया। अब देखिए 1961 में संसद ने क्या किया कि कुछ राज्य लागू नहीं कर, एक संसद ने एक कानून बनाया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1961, इसके तहत ही उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ, ठीक है, ये नियम लाया संसद ने। अब उसके आगे देखते हैं, यूपी सरकार द्वारा भी 1961 में इसको लागू कर दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब उसके बाद कौन कौन से राज्य लागू करते हैं, अब देखिए इसका क्रम पूछ सकता है। देखिए आपको याद होगा कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू हुआ, उसके बाद 11 अक्टूबर 1968 को
आपका आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम करता है, 1961 में आपका यूपी करता है, जो कि संसद द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1961। अब 1962 में कौन कौन से राज्य करते हैं, तो 1962 में आपके महाराष्ट्र करता है, तमिलनाडु करता है, कर्नाटका करता है, और 1963 में गुजरात में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और 1964 में वेस्ट बंगाल में भी लागू हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे मतलब चतुर स्तरीय मतलब 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसको याद कर रखना है आपको। ये बाद में हम वैसे बताते हैं, लेकिन अभी भी जान लीजिए आप। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे जब, तो ये हमारी एक कमेटी आती है, वो है संथानम समिति। अब देखिए संथानम समिति जो है इसको कोई बताता नहीं है, क्योंकि देखिए अगर बहुत जगह देखे होंगे आप कि बलवंत राय मेहता के बाद सीधे अशोक मेहता समिति आ जाती है, लेकिन संथानम समिति भी बीच में गठित हुई थी। इसको केंद्र सरकार गठित करती है 1963 में, संथानम समिति का गठन। अब इसका संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देखिए आपका लिखा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करना इसका उद्देश्य था। करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए और इसका वित्तीय प्रबंधन और उनका वितरण करने के लिए, जैसे वित्त कैसे इसका अलॉट किया जाए पंचायतों को, और उसका वितरण कैसे किया गया कि ग्राम पंचायतों में कितना दिया जाए, क्षेत्र पंचायतों में कितना जाए, और जिला पंचायतों में कितना दिया जाए, और सरकार कितना हिस्सा देगी, इसका मतलब कि इसका वितरण के लिए संथानम समिति का गठन किया गया 1963 में। अब नेक्स्ट समिति आपकी आती है सादिक अली समिति। सादिक अली समिति अब बनती है 1964 में। देखिए आपको डेट भी याद रखना है, देखिए बलवंत राय मेहता 1956, संथानम समिति 1963, और 1964 में क्या बनती है, सादिक अली समिति बनती है। अब ये राज्य स्तरीय, अब बाकी का जो 2 कमेटियां थी इसके ऊपर वाली वो केंद्र सरकार ने गठित की थी, लेकिन ये समिति जो बनी है राज्य स्तरीय समिति है। ठीक है, इसका गठन किस राज्य सरकार ने किया था, तो राजस्थान राज्य सरकार ने इसका गठन किया। इसका संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, पंचायतों में सुधार एवं संचालन हेतु गठन किया गया था। इसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि पंचायतों में सुधार एवं संचालन के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद की जो समितियां हैं वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे अशोक मेहता हुई, GV.K. राव हुई, PK थुंगन हुई, और BL में एक समिति और कोई है। तो अगर ये सब बड़ी बड़ी समितियां हैं, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे कि मतलब सादिक अली समिति पे हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका मतलब कि इसके बाद हम यहीं से शुरू करेंगे, अशोक मेहता से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें 6500 से ज़्यादा लोग हैं ज्वाइन हैं। आप हमारे, अगर आप जैसे यहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे इस PDF के मतलब अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम इसका PDF डालते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम उसको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे डालते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जैसे टेस्ट भी हम डालेंगे, और वहाँ पे जब सिलेबस पूरा हो जाएगा हम UPG के भी नोट्स डालेंगे और कंप्यूटर के भी नोट्स डालेंगे। तो हमारे वो आप पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे लिखा होगा कि ज्वाइन आवर पेड ग्रुप, वहाँ पे टेलीग्राम ID दी होगी, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कितना प्राइस का। ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।